Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In our previous lecture, we were discussing the topic of account receivable. अकाउंट रिसीवेबल के हवाले से हम लोगों ने जो डिस्कशन की थी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट्स थ्योरी। अकाउंट रिसीवेबल क्या होते हैं, हम लोग इनको रिकॉर्ड किस तरह से करते हैं और अकाउंट रिसीवेबल जनरेट क्यों होते हैं, फिर इनके मैनेजमेंट के जो बेसिकली हमने दो मेथड्स किए थे, मतलब प्रोविजनिंग करते हैं उसमें हम लोग एक बैलेंस शीट अप्रोच यूज़ करते हैं, एक हम अपने पास इनकम स्टेटमेंट अप्रोच यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर इनकम स्टेटमेंट अप्रोच यूज़ करेंगे दैन दिट इज़ क्वाइट सिंपल कि आपकी जो एस्टिमेशन होती है वो प्रीवियस ईयर में सेल्स का जितनी परसेंटेज क्रेडिट पर थी और क्रेडिट की कितनी परसेंटेज हमारी बैड डेट्स में चलेगी। ठीक है, लाइक हमने डिस्कस किया था कि डेट्स का वो पोर्शन जो कि रिकवर नहीं हो सकता उसको हम क्या कह देते हैं, बैड डेट्स कह देते हैं। सो वहाँ पर जो अमाउंट सेल्स के जितनी परसेंटेज वहाँ पर रिकवर नहीं हो सकती तो उसको हम लोग वहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं अंडर इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, मतलब प्रीवियस ईयर की परसेंटेज की बेस पे करंट ईयर की परसेंटेज होती है हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। बैलेंस शीट अप्रोच के अंदर हम लोगों ने कहा था, मैंने आपसे कहा था एजिंग मेथड यूज़ होगा, मतलब हम अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल डिसाइड करेंगे कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि हम जो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल है उनको हमारे पास लूज करने का चांस होगा। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन जो था हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, एक्सरसाइज 8-4, और रिलेवेंटली मैंने आपसे कहा था कि 8-1 जो कि थ्योरी का था जिसके अंदर जनरल हमारे पास वो थी डेफिनेशन थी 8-1, 8-2 और 8-3। ये मैंने आपसे कहा था कि आप लोग इसको जो है वो अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आज जो हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं इसमें हम लोग एजिंग मेथड को ही यूज़ करेंगे और लाइक किस तरह से इसको जो आपने कैलकुलेट करना है, किस तरह से जो है वो प्रोविजंस क्रिएट होंगी और किस तरह से हम उसको राइट ऑफ करेंगे। प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम 8-2 अकाउंट एजिंग अकाउंट रिसीवेबल राइट ऑफ। ठीक है, उसके अंदर हम एजिंग मेथड के अंदर उनको कैलकुलेट भी करेंगे और राइट ऑफ करना भी सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन प्रॉब्लम 8-2। उसमें कह रहे हैं कैलेंडर एसोसिएट्स इनकॉर्पोरेशन यूजेस द बैलेंस शीट अप्रोच टू एस्टिमेट द बैड डेट्स। कहता है बैड डेट्स को एस्टिमेट करने के लिए वो बैलेंस शीट अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं एंड मेंटेन्स एन अलाउंस अकाउंट टू रिड्यूस अकाउंट रिसीवेबल टू रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, कहता है मेंटेन्स अलाउंस अकाउंट, वही अलाउंस क्रिएट करते हैं प्रोविजनिंग, वो जिसको हम लोग कहते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट। ठीक है, मतलब डाउटफुल अकाउंट के लिए जो भी अलाउंस है वो क्रिएट करके टू रिड्यूस द अकाउंट रिसीवेबल, ताकि वो अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस को रिड्यूस कर लें टू रियलाइजेबल वैल्यू, अपनी रियलाइजेबल वैल्यू तक। ठीक है, मतलब कि जैसे टोटल जितने भी रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है टू द फेस वैल्यू और माइनस उसके अंदर से जो भी आपके पास बैड डेट्स होंगे या अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट होंगे उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम उसमें से क्या बताते हैं कि जी टोटल अकाउंट रिसीवेबल जो हमारे पास इतने मौजूद हैं और इसमें से जो इस अमाउंट तक जो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स हैं वो या तो बैड डेट्स हो चुके हैं या फिर देर इज़ अ चांस टू लूज, कि हम उसको जो है वो लूज कर देंगे। ठीक है, लूज अकाउंट रिसीवेबल, तो उसको वहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं। सो यहाँ पर अच्छा यहाँ पे वो कहते हैं एन एनालिसिस ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल एट ईयर एंड प्रोड्यूस द फॉलोइंग एज ग्रुप्स। ठीक है, वो कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल के जो एनालिसिस है ना एट द ईयर एंड उसके जो भी उसने हमें एज पर एज ग्रुप्स वो हमें क्या प्रोड्यूस किया वो आप उसको देख लेते हैं हम लोग। वो कहते हैं नॉट येट ड्यू। ठीक है, ग्रुप 1 में आपको बता रहे नॉट येट ड्यू, मतलब वो अकाउंट रिसीवेबल जो अभी तक ड्यू नहीं हुए, दे आर अबाउट आई थिंक दिस इज 3,40,000। ठीक है, अभी तक ये वाले अकाउंट रिसीवेबल है ड्यू नहीं हुए, इसका मतलब अभी तक इनकी ड्यू डेट नहीं आई। मतलब से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने आज एक सेल की थी, हमने उनसे कहा था कि 1 माह के बाद आप इसकी पेमेंट कर दें, तो अभी तक 1 माह नहीं गुजरा। ठीक है, जब 1 माह गुजर जाएगा फिर वो जाके ड्यू होंगे। तो जो फर्स्ट ग्रुप है वो तो अभी तक ड्यू नहीं हुआ। जो सेकंड है ना दैट इज 1 to 30 days पास ड्यू। 1 to 30 days का मतलब है कि उन ग्रुप्स को मेच्योर हुए हुए या उन अकाउंट रिसीवेबल्स में से जो पैसे हमें आ जाने चाहिए थे उनमें से वो कितने कितने डेज उनको ड्यू हुए हो गए, 1 to 30 days। ठीक है, मतलब वो 1 to 30 days के बिटवीन है। जो सेकंड ग्रुप है दैट इज बिटवीन 31 to 60 days पास ड्यू और उसके अमाउंट वापस कितनी है, 78,000। ओके, तो 31 to 60 डेज आ गया। उसके बाद मतलब उनको जो है वो डी हुए जो है वो 60 डेज हो चुके हैं। जो थर्ड ग्रुप है दैट इज 61 to 90 डेज पास ड्यू, उसको में जोड़ हुए 61 to 90 डेज हो चुके हैं। और लास्ट पे आप ओवर 90 डेज पास ड्यू, और जो आपके पास लास्ट ग्रुप है उसके अंदर वो कहते हैं कि ओवर 90 डेज मतलब 90 डेज से भी ज़्यादा हो चुके हैं उनको ड्यू हुए हुए। ठीक है, सबकी अमाउंट मैं आपको आपके सामने बताई हुई है। दिस इज 1,80,000, 78,000, 18,000 है और आपके पास 30,000 है।
तो जो टोटल अकाउंट रिसीवेबल था इस टाइम आपके पास कितने, ये उसकी टोटल अमाउंट आपके पास मौजूद है और इस अमाउंट के 6,54,000। अब ये आपके पास टोटल अकाउंट रिसीवेबल है। अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जो भी अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट है उसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी कि हमारे पास कितनी वैल्यू जो है उसमें से रियलाइज हो सकती है। अच्छा, वो कहते हैं इन रिलायंस अपॉन इट्स पास्ट एक्सपीरियंस। अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस की बात करते हैं विद कलेक्शन के साथ, मतलब जो हम लोग प्रीवियसली जो अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होते थे और जो उसके ऊपर कलेक्शन होती थी, अगर हम उस पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर रिलाई करते हुए देखें, कहते द कंपनी एस्टिमेटेड द परसेंटेज प्रोबेबली अनकलेक्टेबल फॉर द अबव 5 ग्रुप्स टू बी एज फॉलोज, ठीक है। तो वो उसका क्राइटेरिया बता रहा है, उसके पैरामीटर्स बता रहे हैं कि अगर हम प्रीवियसली देखें तो 5 ग्रुप्स के अंदर कलेक्शन जो हमारे पास वो थी ट्रेंड था वो क्या रहा था, वो कहते हैं जो ग्रुप 1 उसमें से कितने बेसिकली एस्टिमेटेड द परसेंटेज प्रोबेबली अनकलेक्टेबल का मतलब है जो कलेक्ट नहीं हो सकती। तो अनकलेक्टेबल ग्रुप 1 के लिए जो अनकलेक्टेबल परसेंटेज थी वो कितनी थी, 1%। ग्रुप 2 के लिए परसेंटेज कितनी थी, 4%। ग्रुप 3 के लिए 10% था, ग्रुप 4 के लिए 30% एंड ग्रुप 5 वाज ऑफ 50%, ठीक है। मतलब ग्रुप 5 में चांस था 50% ऑफ अमाउंट को लूज करने का, सो ऑन। अब कहते हैं प्रायर टू द एडजस्टमेंट एट December 31, अब December 31 की एडजस्टमेंट करने से पहले, ठीक है, जब हम दिसंबर के मंथ की एडजस्टमेंट करें, अलाउंस फॉर द डाउटफुल अकाउंट्स शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 12,600, ठीक है। कहते हैं अलाउंस फॉर द डाउटफुल अकाउंट के अंदर ऑलरेडी बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, 12,600 का। से फॉर एग्जांपल अभी देखो ना, अभी हम ये सारी हम प्रोविजंस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इन हम कहते हैं कि इसमें चांस है 1% लूज करने का, इसमें चांस है 4% का, इसमें से चांस है 10% का, इसमें से चांस है 30% और इसमें से चांस है 50%। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ये तो एक प्रोविजन है ना, हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, देयर इज अ चांस ऑफ कि हम वो अनकलेक्टेबल रहें। हो सकता है वो 100% ही कलेक्ट हो जाए, ये वाले 100% या ये वाले या कोई भी जो अमाउंट है वो 100% कलेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो प्रोविजन जितनी हम प्रोविजन करते हैं उसके अगेंस्ट 100% अमाउंट ज़रूरी नहीं होता कि जितनी प्रोविजन क्रिएट की हुई है उतना ही लॉस हो, या जितनी प्रोविजन क्रिएट की हुई है जितनी प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं लॉस सेम अमाउंट में भी हो सकता है, लॉस उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर उससे ज़्यादा होगा तो हमें मजीद प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ेगी, और लॉस उससे कम भी हो सकता है। अगर लॉस उससे कम होगा तो इसका मतलब है कोई स्पेयर बैलेंस हमारे पास बच जाएगा। यहाँ पे जो सिचुएशन आपको बता रहे हैं ना, वो कहते हैं कि जो था ना, कहते हैं एडजस्टमेंट से पहले अलाउंस फॉर द डाउटफुल अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 12,600। तो ऑलरेडी उसके अंदर जो क्रेडिट बैलेंस मौजूद था वो 12,600 का था। इसका मतलब है कि प्रीवियस टाइम पीरियड में जब हम लोगों ने वहाँ पर वो क्रिएट की थी, एक प्रोविजन क्रिएट की होगी, तो उस प्रोविजन में से जब डाउटफुल अकाउंट्स हुए होंगे तो उसमें से जो 12,600 की अमाउंट है वो रिकवर होगी होगी, वो हमारे पास बचती होगी, सेव होगी होगी। ओके, सो अब हम लोगों ने देखना है कि इस बार हमारे साथ बेसिकली सिनेरियो क्या क्रिएट होता है। तो पहले हम अपनी इंस्ट्रक्शंस देखो। इंस्ट्रक्शंस में नंबर ए पे कहता है कंप्यूट द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट बेस्ड ऑन द अबव क्लासिफिकेशन बाय एज ग्रुप। वो आपसे कहते हैं कि जो हम लोगों ने एज ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन की हुई है उसके मुताबिक सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करके बताएं कि अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस हमारे पास होगा कितना, ठीक है। तो एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट्स हैं वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देयर इज अ वे। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली जो आपसे पहले नेट रियलाइजेबल वैल्यू की बात कर रहा था, तो वहाँ पे हमारे पास फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू उसने आपको वहाँ पे बताई हुई थी, जो टोटल उसने आपको अकाउंट रिसीवेबल काउंट किए हुए थे। जो टोटल करेंगे अकाउंट रिसीवेबल्स के अमाउंट का, तो वो फेस वैल्यू आ जाएगी, उसमें से हम लोग लेस कर देंगे अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, तो हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, रिक्वायरमेंट नंबर ए के मुताबिक हम लोगों ने अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस को काउंट करना था। तो ग्रुप 1 के अंदर हमारे पास मौजूद था 3,48,000 और चांस ऑफ लॉस कितना था, 1%। तो हम 3,48,000 का 1% लेंगे, वो आ जाएगा 3,480।
ग्रुप 2 के अंदर 4% चांस था तो उसका 4% अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी $7,200। ग्रुप 3 के अंदर 78,000 थी, 10% लेंगे तो $7,800 आ जाएगा। ग्रुप 4 के अंदर 30% चांस ऑफ लॉस था तो वो 5,400 उसकी अमाउंट आ गई है, और ग्रुप 5 में 50% अमाउंट के चांसेस थे लॉस के तो वो 15,000 आ गई। अब इन सारी अमाउंट्स को अगर हम टोटल कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है $38,880, ठीक है। सो टोटल एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ अनकलेक्टेबल, टोटल एस्टिमेटेड अमाउंट जो अनकलेक्टेबल की रहेगी वो कितनी आ जाएगी, वो रहेगी $38,880, ठीक है। अब ये बेसिकली इतनी प्रोविजन हम लोगों ने अपने पास क्रिएट कर लेनी है, क्योंकि ये हम एस्टिमेट करें कि इतनी अमाउंट के हमें लॉस हो सकता है, ठीक है। इतनी अमाउंट का अगर लॉस हमें हो सकता है तो इतनी प्रोविजन हम क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, अब अगेन दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, गौर से सुनिएगा मेरी बात। ये हमारा एस्टिमेट है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट लॉस, ठीक है। ये एग्जैक्ट लॉस नहीं है। एग्जैक्ट लॉस इस अमाउंट से कम भी हो सकता है। अगर इस अमाउंट से कम होगा तो हमारे पास जो वो था डाउटफुल अकाउंट के लिए जो हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट या वो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट क्रिएट कर रहे थे, उसके अंदर बैलेंस बचा रह जाएगा, ठीक है। अगर ये अमाउंट इससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो हम लोगों को उतनी अमाउंट की प्रोविजन और ज़्यादा क्रिएट करनी पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। और अगर सेम अमाउंट में लॉस होगा तो फिर हमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर इतना ही एस्टिमेटेड था, इतना ही लॉस हो जाता है तो फिर एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर हम जस्ट राइट ऑफ की एंट्री करेंगे। हाँ, अगर इससे ज़्यादा लॉस होगा तो फिर हमें मज़ीद क्रिएट करनी पड़ेगी, और अगर इससे कम लॉस होगा तो पैसे उस अकाउंट में बचे पड़े रह जाएंगे जो कि नेक्स्ट टाइम में यूटिलाइज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब उसने एक बात आपको बताई थी, उसने यहाँ पर कहा था प्रायर टू द एडजस्टमेंट एट दिसंबर 31 के एडजस्टमेंट करने से पहले द अलाउंस फॉर द डाउटफुल अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 12,600। ये बेसिकली जो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट होते हैं कि क्रेडिट पे जब हम उसकी अलाउंस क्रिएट करते हैं तो हम कहते हैं ना वो अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट, यानी कि बैड डेट एक्सपेंस को हम डेबिट करके क्रेडिट कर देते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट को, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अब वो ये ऑलरेडी क्रेडिट है तो क्रेडिट में ही इसके पास जो अमाउंट है, अगर वो डेबिट कहता तो फिर हमें मजीद उतनी, इसका मतलब था कि वो नेगेटिव माइनस में बैलेंस मौजूद है, हमें और क्रिएट करना पड़ता। वो क्रेडिट कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी उस अकाउंट में इतने पैसे जो है वो पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पहली रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट हो गई है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में कहते हैं प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्री नीडेड टू ब्रिंग द अलाउंस फॉर द डाउटफुल अकाउंट टू द प्रायर अमाउंट। अच्छा, यहाँ पे अच्छा पहले भी सुना था कंप्यूट द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ द अनकलेक्टेबल अकाउंट्स बेस्ड ऑन द अबव क्लासिफिकेशन बाय द एज ग्रुप। तो हम लोगों ने जो एस्टिमेट करके अपने पास कैलकुलेट किया था तो वो एस्टिमेट हमारे पास ये वाली अमाउंट आ गई थी, ठीक है। अच्छा, अब नंबर 2 पे उसने आपसे कहा था कि हम एडजस्टिंग एंट्री करेंगे, नीडेड टू ब्रिंग द अलाउंस फॉर द डाउटफुल अकाउंट टू द प्रॉपर अमाउंट, ताकि हम अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट क्रिएट कर सकें। अगर हमें अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट क्रिएट करना होता है तो एंट्री हमारे पास होती है, हम कहते हैं अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस और द बैड डेट्स एक्सपेंस हम डेबिट करके और उनके अगेंस्ट हम क्रेडिट कर देते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट को, ठीक है। सो बिफोर दैट कि हम लोग उसकी एंट्री पास ऑन करें, हमें पहले ये पता चलना चाहिए कि वो एंट्री हम लोगों ने कितनी अमाउंट से जो है वो पास करनी है, ठीक है। अब उस एंट्री को पास करने के लिए हम एक छोटा सा जो है उसका एक टी अकाउंट जो है अपने पास बना लेते हैं, जिसमें ये देखो अलाउंस फॉर द डाउटफुल अकाउंट है, और यहाँ पे आपके पास डेट आ गई है, ये एक्सप्लेनेशन थी, ये रेफरेंस नंबर था, वही डेबिट, वही क्रेडिट और वही बैलेंस का कॉलम है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने एंट्री करनी थी, उसने आपको बताया था कि ऑलरेडी वहाँ पर कितना क्रेडिट बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, 12,600 का, ठीक है। ऑलरेडी वहाँ पे क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ तो 12,600 का, और इस बार हमें वो जो टोटल एस्टिमेटेड अमाउंट चाहिए अनकलेक्टेबल के लिए वो कितनी चाहिए, 38,880। इसका मतलब है कि इस साल हम जितनी भी प्रोविजन क्रिएट, मतलब इस मंथ के लिए हम जो भी प्रोविजन क्रिएट करेंगे उसके एंड पे जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना आना चाहिए, वो हमारे पास आना चाहिए $38,800 का, ठीक है। अब $38,800 की हमें टोटल प्रोविजन चाहिए थी, ऑलरेडी प्रोविजन हमारे पास कितनी मौजूद थी, 12,600 की ऑलरेडी मौजूद थी। तो इन दोनों को माइनस करके, ठीक है, इन दोनों को माइनस करके जो जो बैलेंस अमाउंट आएगी, जो नेट अमाउंट आएगी, उससे हमें मजीद प्रोविजन क्रिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, सी फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर वो कह देता है कि ये जो बैलेंस है 12,600 का, ये डेबिट पे मौजूद है, ठीक है। डेबिट का मतलब है कि ऑलरेडी वो बैलेंस जो वो माइनस में है, ठीक है। फिर अगर वो भी करना पड़ता, पहले हमें इतनी इस अमाउंट की प्रोविजन क्रिएट करनी पड़नी थी, फिर मजीद इस अमाउंट की प्रोविजन क्रिएट करनी पड़नी थी, ठीक है। हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें ऐसा सिनेरियो आएगा, उसमें माइनस की जगह पे हमें ऐड करके ना वो करना पड़ेगा। यहाँ तो ये था ना कि क्रेडिट था, ऑलरेडी इतने पैसे पड़े हुए थे और हमें क्लोजिंग में ये अमाउंट चाहिए थी, हम दोनों को माइनस करके इतनी अमाउंट से प्रोविजन और क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अगर ऑलरेडी अमाउंट नेगेटिव में हो, ठीक है, ऑलरेडी अमाउंट मतलब अगर से फॉर एग्जाम्पल अभी हम 38,800 की प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं और से फॉर एग्जाम्पल हमें लॉस हो जाता है 40,000 का। अब अगर 40,000 का लॉस हो जाता है तो इसका मतलब है 1,200 हम माइनस में चले जाएंगे, हमें 1,200 की मजीद प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो जब हम नेक्स्ट टाइम पे एंट्री करेंगे ना, तो 1200 पीछे वाली भी प्रोविजन क्रिएट होगी और जितनी इस मंथ के लिए चाहिए होगी हम वो भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ये वाला बैलेंस होता है वो यहाँ डेबिट पे आ जाता है, क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, और जो क्रेडिट पे अमाउंट आती है वो दोनों को ऐड करके आती है, ठीक है। और अगर आपके पास क्रेडिट बैलेंस में मौजूद है तो ये क्रेडिट बैलेंस आपके पास ऑलरेडी इतना इतनी अमाउंट का, इसका मतलब ऑलरेडी मौजूद है, इतना हमें टोटल चाहिए था, तो हमें नेट नेट इतनी अमाउंट की प्रोविजन जो है वो मजीद क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब एंट्री आपके पास वही जैसे पहले करते थे, अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस और बैड डेट्स एक्सपेंस को डेबिट करेंगे 26,280 के साथ, और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट 26,280 के साथ क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये मजीद प्रोविजन आपके पास क्रिएट हो जाएगी। ओके, लास्ट रिक्वायरमेंट देख लें। कहते हैं assume that on February 2 of the following year जो भी दिसंबर 31 में हमने भी किया था, कहते हैं following year जो February 2 को calendar associates learn that an account receivable which had originated on October 6 को जो एक account receivable हमारा originate हुआ था in the amount of $7,200 का was worthless का मतलब उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही, वो खत्म हो गया बिकॉज ऑफ द बैंक्रप्सी ऑफ द कस्टमर, क्योंकि जो कस्टमर था वो बैंक्रप्ट हो गया था, उसका वो इंसॉल्वेंट हो गया था, उसके पास अब पैसे नहीं है, उसको कोर्ट्स डिक्लेयर कर देती है कि हाँ जी ये बंदा बैंक्रप्ट हो गया, अब ये बंदा जो है अपने पैसे पे नहीं कर सकता, ठीक है। तो वीवर्ड कंपनी, उसका नाम था वीवर्ड कंपनी, ठीक है। कहते हैं प्रिपेयर द जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड ऑन February 2 टू राइट ऑफ दिस अकाउंट रिसीवेबल। अब डीलिंक्वेंट, हाँ आपको याद होगा हम लोगों ने डीलिंक्वेंट अकाउंट्स की डेफिनेशन डिस्कस की थी, ठीक है। तो डीलिंक्वेंट अकाउंट में वो आपको खुद से मतलब वो अमाउंट जो था अब वो खत्म हो गई थी, अब हम लोग उसको वो दोबारा से हमारे पास जनरेट नहीं होगी। अब पहले हम लोग जो प्रोविजन क्रिएट कर रहे थे उसमें हम बैड डेट्स और अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस को डेबिट करके तो क्रेडिट कर रहे थे अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट को। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास प्रोविजन ऑलरेडी मौजूद थी क्रेडिट पे, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और जो अकाउंट रिसीवेबल हमारा बैंकरप्ट हो गया है जिसको हमें राइट ऑफ करना है, अब हम उस अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। लाइक सी हियर, ये देखो पॉइंट नंबर सी में कहता है अलाउंस फॉर डाउट, ये देखो ये जो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट हम लोगों ने प्रोविजन क्रिएट की हुई थी ना, अब यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट की हुई थी, यहाँ पे हमने उसी प्रोविजन को यूज कर लिया, तो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट को डेबिट कर देंगे February 2 को, और उसकी जगह पे क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का नाम क्या है, विवर्ड कंपनी, और ये $7,200 से क्या हो जाएगा, इसकी ये अमाउंट आ जाएगी। अब अगर आप ये देखो ना, तो कहते हैं विवर्ड कंपनी डाउटफुल अकाउंट हैज बीन रिटन ऑफ, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट यहाँ पे खत्म हो रहा है। अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट के खत्म होने की दो कंडीशन होती हैं। तो राइट ऑफ करने के लिए दो कंडीशन होती हैं, एक तो ये कि या तो हम उन अकाउंट रिसीवेबल को रिसीव कर लेते हैं कैश की फॉर्म के, अगर कैश की फॉर्म में रिसीव कर लेंगे तो भी वो राइट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। हमने उनसे पैसे ले लिए, अब हमारा उनके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। दूसरी बात क्या है कि वो बैड डेट्स में चले जाएंगे, ठीक है, बैड डेट्स में चले जाएंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा तो भी हमें उन्हें राइट ऑफ करना पड़ेगा। दोनों ही सूरत में जब अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होते हैं तो दोनों में डेबिट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, राइट ऑफ में क्रेडिट, तो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट हमारे पास यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे। अगर हम इसके अगेंस्ट अगर ये डीलिंक्वेंट ना होता, राइट ऑफ ना होता और हम इसके बदले में कैश रिसीव कर लेते, तो कैश अकाउंट का डेबिट करके फिर अकाउंट रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देते, ठीक हो गया। सो इट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। अब आपके पास जो प्रॉब्लम नंबर 8A3 है, मतलब फर्दर जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद हैं आप उन सबको देख लें, ठीक है। 8A4 आपके पास मौजूद है। अगर इनके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज मेरी तरफ से आपका जो ये वाला लेक्चर है दैट इज़ कम्प्लीटेड, ठीक है। जैसे हम लोगों ने 8A2 किया, अभी 8B2 भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न के ऊपर ही मौजूद है आपके पास। आप इन क्वेश्चंस को जो है वो ऑब्जर्व कर लें, अगर इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको उन क्वेरीज को हम लोग फर्दर एंटरटेन कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो इट मीन्स कि दैट इज़ ऑल ओके फॉर यू, और इंशाल्लाह आप ये वाले वीक में आप लोग इसको कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। सो विश यू गुड लक क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।